करके समझिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? जिसमें बच्चे को सेंटर में रखें। इससे पहले क्या होती थी? ट्रेडिशनल या टीचर सेंटर्ड, यानी टीचर सेंटर में है, जबकि बच्चे के लिए बना है, स्कूल सिस्टम पूरा बच्चे के लिए बना है, तो बच्चे को सेंटर में रखो, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड को सेंटर में रखो। इसके जो समर्थक हैं वो जॉन डुई है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा, जो बेहतरी के लिए, जो एजुकेशन को सोशल बताए कि बच्चा सोशली ग्रुप में अच्छा सीखता है। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो एजुकेशन है, सबको अपनी बात कहने का मौका मिले, बच्चा एक्टिव रहे, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव रहें, तब जाकर के चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहलाएगी। टीचर सेंटर्ड में सिर्फ टीचर एक्टिव रहता था, चाइल्ड सेंटर्ड में ग्रुप्स बने हुए होते हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहां टीचर अवेलेबल होता है, तो टीचर और बच्चे दोनों बोथ एक्टिव होते हैं। पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली 2-3 बार पूछा जा चुका है, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। तो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डुई। इसमें बच्चों और भी लोग थे, मारिया मॉन्टेसरी से लेके फ्रेडरिक फ्रॉबेल तक। इसमें बच्चों के नीड्स के अनुसार एक्टिविटीज प्लान की जाती हैं, जैसी उनके नीड है, इंटरेस्ट है, हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम पढ़ चुके हैं। जिज्ञासु होते हैं, ये 3 चीजें मानती है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। इसीलिए हम कहते हैं जहां बच्चा एक्टिव है, जो बच्चे के भले में है, वो सही है। बच्चा क्या है? क्यूरियस है, यानी जिज्ञासु है, मैं इसको CCL बोलती हूँ। क्यूरियस है, क्रिएटिव है, यानी रचनात्मक है, जन्म से ही उसमें क्षमता है, आप उसकी क्षमता को बढ़ावा नहीं दे पाए, वो बात अलग है। और एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेता है। तो ये CCL, ये 3 गुण बच्चे में होते हैं, ये आपकी बाल केंद्रित शिक्षा मानती है। बच्चा जन्मजात क्षमता रखता है क्रिएटिविटी डेवलप करने की या कुछ नया करने की। आप इसको कहते हैं अरे ये क्यों तोड़ दिया, ये क्यों खोल दिया। वो दीवार पे अगर पेंटिंग भी करने लग जाए तो 4 लोग आके कहेंगे अरे ये क्या खराब करा दी पूरी दीवार, ठीक है ना। तो आप उस केस में उसको कुछ और ड्राइंग की कुछ शीट दे सकते हैं, कुछ और दे सकते हैं अगर आप दीवार बचाना चाहते हैं घर की, ठीक। लेकिन उसको करने दें वो चीज, क्योंकि क्रिएटिविटी की क्षमता के साथ पैदा हुआ है, क्यूरियस है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। हम ही कहते हैं इतने क्वेश्चन मत पूछो, जिज्ञासु है, हर चीज को देख के क्वेश्चन पूछेगा, और क्षमता है सीखने की। ये 3 चीजें हम मान के चलते हैं। हम बच्चे में कमी इसीलिए नहीं निकालते क्योंकि हम बच्चे में क्या मान के चल रहे हैं कि ये 3 चीजें तो उसमें इनबिल्ट हैं। वो इनबिल्ट क्या है? उसमें क्रिएटिव, क्यूरियस और लर्निंग की एबिलिटी निहित है, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी? देखिएगा, तो भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गीजूभाई भदेगा को दिया जाता है। ये स्टोरी टेलिंग के थ्रू सिखाते थे। प्रगतिशील विद्यालय 1896 में 19th सेंचुरी में जॉन डुई और उनकी वाइफ के द्वारा खोले गए। इन स्कूल्स का नाम, शिकागो में खोले गए इन स्कूल्स का नाम, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के स्कूल्स हैं, लैब स्कूल्स और यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स इनको बोला गया। ध्यान रखिएगा ये बात, लैब स्कूल्स पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। करके सीखने पे यहां जोर दिया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा एक्टिव हो और बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बने, थिंकर बने, ऐसी स्किल्स वो एक्वायर करे जो रियल लाइफ में जरूरी है। सोशल स्किल्स जिनको हम कह रहे हैं, है ना, सोशल स्किल्स वो एक्वायर करे, प्रॉब्लम सॉल्वर बने, प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखना। ये पूछा जाता है एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, किसके द्वारा? प्रोग्रेसिव एजुकेशन की माने तो इसका मतलब है प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखो। प्रैग्मेटिज्म जिसको हम कहते हैं, आज की जो नीड्स हैं, समाज की जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उन पे बच्चा काम करे, ग्रुप्स में काम करे। डेमोक्रेटिक होनी चाहिए क्लास, यानी सबको अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए। सिर्फ टेक्स्ट बुक को भगवान नहीं माना है, एक वन ऑफ द रिसोर्सेज है टेक्स्ट बुक, सब कुछ नहीं है। तो वन ऑफ द रिसोर्सेज है, एक्टिविटीज वगैरह भी कराई जाए, और ये सब बातें वैसे हम कर चुके हैं। लर्निंग क्या होती है? सोशल होती है, एक्टिव होती है और डेमोक्रेटिक होती है अपने नेचर में। ऐसा कहती है कौन? आपकी ये एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। सामाजिक यानी ग्रुप में सिखाओ बच्चे को एक्टिव रखो, सक्रिय रखो। और डेमोक्रेटिक यानी हर बच्चे को अपनी बात कहने का अधिकार हो, आजादी हो, फ्रीडम हो। जो त्रुटियां हैं वो एक स्वाभाविक हिस्सा है, और त्रुटियों से पता चलता है कि बच्चा सीखता कैसे। तो एरर्स आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग। ऐसा नहीं गलती हो गई तो आप बच्चे को जीने नहीं देंगे। कई बार कुछ भ्रांतियां हो जाती हैं, बच्चे जो बना लेते हैं, इनको रॉन्ग कॉन्सेप्शंस नहीं कहते। आज की डेट में हम गलत अवधारणाएं नहीं कहते। जैसे बच्चे ने अगर आप कहते हैं कि वाटर इज कलरलेस, यानी पानी का कोई रंग नहीं होता, और बच्चे ने मान लीजिए तालाब में ग्रीन कलर का पानी देखा है, तो वो कहेगा नहीं मैंने तो देखा है कलर वाला पानी। तो अब ये उसका रॉन्ग कॉन्सेप्शन या मिसकॉन्सेप्शन है, लेकिन हम इसको रॉन्ग नहीं कहते, हम कहते हैं ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है। एक क्वेश्चन आता है इस पे भी, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, यानी ये अपने आप में एक वैकल्पिक अवधारणा है जो बच्चे ने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सोची है। नाइव कॉन्सेप्शन इसको हम कहते हैं। और इसको ठीक कैसे कराएंगे? डिस्कशन के थ्रू, अपॉर्चुनिटी देकर के। सीधा ये नहीं कह देना तुमने गलत बता दिया, अच्छा सही ये होता है, नहीं, उसको इनडायरेक्टली एक्सप्लोर करते हुए सही उत्तर तक पहुंचाना।
तो ये एक बेसिक बात हो गई। रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स ना कह करके हम ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, यानी बच्चे अलग अलग धारणाएं चीजों को लेकर के बना लेते हैं। ये भी आपके सीटेट में पूछा जा चुका है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। एजुकेशन क्या थी? पहले बायपोलर प्रोसेस थी, यानी जिसमें द्विध्रुवीय यानी टू पोल्स थे। बायपोलर, बाय का मतलब दो ही है, एक तरफ था टीचर और दूसरी तरफ स्टूडेंट, और इसको बायपोलर कह रहे हैं क्योंकि टू पोल्स हैं। एडम्स ने इसको दिया था। लेकिन त्रिध्रुवीय प्रणाली जो कहा, ट्राइपोलर प्रोसेस कहा एजुकेशन को, किसने? जॉन डुई ने। जॉन डुई, जिनको प्रगतिशील होने के लिए फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कह रहे हैं, उनको प्रगतिशील शिक्षा का जनक कह रहे हैं अगर हम, ठीक है ना। तो डेमोक्रेटिक और प्रजातांत्रिक एक ही बात है। लोकतांत्रिक जिसको हम कह रहे हैं, हिंदी में हम उसको लोकतांत्रिक कह रहे हैं। डेमोक्रेटिक यानी जहां सबको अपनी आजादी है अपनी बात रखने की, जैसे हम कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, सब वोट देते हैं। शिक्षक, अब इसमें 3 पोल्स हो गए, शिक्षक, बच्चा और करिकुलम या एनवायरमेंट आप कह सकते हो। तो टीचर है, ये ट्राइपोलर का मतलब 3 पोल, 3 ध्रुव हैं। सिर्फ टीचर और बच्चा नहीं है भैया, एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में वो हैं वो भी तो प्रभावित करेगा। जैसे मैं और आप तो हैं ही, साथ में क्या है, एक एनवायरमेंट बना हुआ है, चाहे वो चैट सेक्शन में हो, चाहे वो यहाँ कंटेंट के ऊपर हो, तो ये सब कुछ मिलकर के भी तो तीसरा फैक्टर है जो प्रभावित करेगा। तो टीचर है, स्टूडेंट है और एनवायरमेंट या फिर करिकुलम। करिकुलम में सब कुछ ही आ जाता है, जो भी एक्टिविटी, पाठ्यचर्या कहेंगे इसको, पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम तो सिर्फ सिलेबस होता है, करिकुलम का हिस्सा है सिलेबस। जो भी एक्टिविटीज आप स्कूल में करते हैं वो करिकुलम का हिस्सा है। इसमें जो टीचर है वो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, बच्चा डिपेंडेंट है और इंटरवीनिंग यानी मध्यस्थ चर होता है आपका एनवायरमेंट या वातावरण। ये इतना जाना जरूरी नहीं, बट ये ट्राइपोलर के 3 पोल्स पता कर लीजिएगा, मतलब कि कौन से हैं। अब बात आती है लैंग्वेज की। इसको हम सोच रहे हैं, मतलब मैं सोच रही हूं अभी कि इसको हम हिंदी और इंग्लिश, हिंदी पेडागोजी में शामिल कर लेंगे और ये लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है उसको वहां पढ़ेंगे। अभी हम सीडीपी ही पढ़ लेते हैं यहाँ पे, और मतलब ये भी सीडीपी का ही हिस्सा है। कई बार सीडीपी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट लैंग्वेज का सेशन वैसे भी अपने आप में छोटा होगा, तो उसी सेशन में इसको इंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, 2-3 चीजें आपने और पढ़ी होंगी, वो क्या है? क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। इसमें फिक्स परसेंटेज होती है, फिक्स मार्क्स होते हैं। आपको पता है सीटेट में आपको 60% मार्क्स लाने हैं। अगर 150 में से 90 नंबर आ गए, एक क्राइटेरिया बना हुआ है, आप पास हो गए, ठीक है। जैसे 33% आने पे 12th में पास हो जाते थे, 60% सीटेट में पास हो जाते हैं। एक होता है ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट, मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण की 3 विशेषताएं होती हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट की, कि वो वैलिड होते हैं, रिलायबल होते हैं, और क्या होते हैं साथ में, टेस्ट। दूसरे होते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट क्या है? क्लास टेस्ट ले लिया आपने, ये टीचर मेड टेस्ट हो गया, ये उतने रिलायबल नहीं माने जाते। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या है? आप सीटेट देने जा रहे हैं, आपके साथ 10 लाख लोग और जा रहे हैं, 20 लाख लोग और जा रहे हैं, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गया, जो एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए डिजाइन होता है। कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। इनकी एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं रख पाते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। ये एक समस्या है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के साथ, ठीक है। मानकीकृत परीक्षणों के साथ ये एक समस्या है। इनका एक क्रिटिसिज्म है कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, इंडिविजुअल की नीड को ध्यान में नहीं रख पाते। क्योंकि जब 10 लाख लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो 10 लाख लोगों में तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे अगर आप क्वेश्चन पूछते, उनका इंटरव्यू लेते, तो और अच्छे से समझ में आता उनको, या वो और बेहतर तरीके से अपने आप को बता पाते। कुछ लोग किसी और तरीके से सीखते होंगे। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रख पाते, और ये सारी चीजें इनमें होती हैं। मेन मुद्दा मतलब इनका यही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रख पाते। बाकी तो इनमें कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे इनमें 3 चीजें तो पाई ही जाती हैं कि ये वैलिड होते हैं, यानी अगर सीटेट के लिए पेपर आया है तो सीटेट के लिए वैध होगा, वैलिड होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको एसएससी का एग्जाम आपको सीटेट में देखने को मिल जाए, है ना। वैध होते हैं, वैधता इनमें पाई जाती है, जिस उद्देश्य के लिए बने हैं उसी के लिए उसी तरह के क्वेश्चंस इनमें होंगे, यानी वैलिड हैं। अगर सीटेट में क्वेश्चन यूपीएससी के आ जाएं तो वो टेस्ट ही वैलिड नहीं माना जाएगा, या यूपीएससी में सीटेट दे दें, क्योंकि आपको टीचर बनाने हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट करनी थी, तो वैलिड टेस्ट बनाना है किसके लिए? टेट के लिए। लेकिन वैलिड किसके लिए बना दिया? किसी और के लिए ही बना दिया, या कुछ और ही आ गया उसमें जिसका कोई दूर दूर तक संबंध ही नहीं है, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो वैलिडिटी होती है इनमें, जिस उद्देश्य के लिए बनाए जाएंगे उसी पे काम करें। दूसरी एक चीज होती है रिलायबिलिटी, यानी आप अगर रीचेक भी कराएंगे तब भी विश्वसनीयता इसमें पाई जाएगी।
रिलायबिलिटी हम सिंपल भाषा में समझते हैं, भाई हमारा वो दोस्त रिलायबल है जो हमेशा जब भी हमें जरूरत पड़े वो हमेशा हमारे लिए खड़ा हो, रिलायबल व्यक्ति है ना। एक व्यक्ति आपको पता है किसी को फोन करेंगे, आपको अगर कोई जिम्मेदारी का काम देना है, दो में से एक ही को फोन करेंगे। जैसे सुबह छोड़ दीजिए, दिन का कोई काम होगा तो मेरे घर वाले अवॉइड करते हैं कि वो मुझे दें, क्योंकि दिन के लिए मैं बिल्कुल रिलायबल इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दिन में सोना होता है, मेरा रूटीन एकदम डिफरेंट है ना। सुबह फिर भी चल सकता है, अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे तक, क्योंकि तब तक मैं सो पाती हूँ। तो ये क्या हुआ, रिलायबिलिटी, मतलब वो टेस्ट रिलायबल है कि नहीं। जितनी बार उसको जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए जैसे होता है ना टीचर, कई बार आप पेपर दे रहे होते हैं, किसी ने कॉपी ले ली टीचर ने, क्या अच्छा चीटिंग कर रहे हो, कि नहीं मैं तो चीटिंग नहीं कर रहा था मैम, तो एक नई नोटबुक दे दी फ्रेश, कि अच्छा चीटिंग नहीं कर रहे थे तो इस पे लिख लो। तो वो टेस्ट रिलायबल है कि यदि सेम पॉपुलेशन पे दोबारा उसको यूज करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। अगर सेम पॉपुलेशन पे दोबारा उसको यूज करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। जो किताब मेरी आउट ऑफ स्टॉक है ना बुक, वो अभी आ जाएगी, दूसरी कॉपीज उसमें आएंगी प्रिंट होकर के, डोंट वरी। अगर हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की, एक चीज होती है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी है ये जो आप रीचेकिंग कराते हैं, वो रीचेकिंग इधर डाल दीजिएगा उसको ऑब्जेक्टिविटी में, कि आप कितनी भी बार रीचेक करा लीजिए क्या फर्क पड़ रहा है ना, लगभग सेम ही स्कोर रहेगा, वो ऑब्जेक्टिविटी है। रिलायबिलिटी आपको बताया, अगर सेम पॉपुलेशन पे बार बार टेस्ट किया जाए तो सेम ही रिजल्ट आएगा, वैलिडिटी जिस उद्देश्य के लिए बना हो। चलिए खैर आगे आते हैं। और अगर हम नॉर्म तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट का ही उदाहरण है, सीआरटी और एनआरटी। अगर सीटेट है तो वो भी स्टैंडर्डाइज्ड है, कोई भी टेट है स्टैंडर्डाइज्ड है, क्योंकि लाखों लोगों पे प्रयोग हो रहा है, बोर्ड बनाता है। एनआरटी होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, हिंदी में भी इसको ऐसे याद रखिएगा, एक दूसरे से हाई स्कोर या सिलेक्शन लेना, जैसे केंद्रीय विद्यालय, DSSB, मेरिट बेस्ड है ये, तो इनमें एक नॉर्म है भैया, जो ऊपर आएगा, एक टाइम पे 70 नंबर पे भी नौकरी मिलती थी, आज 170 पे भी नहीं मिलती है, तो नॉर्म है, वहां पे एक परसेंटेज है, एक क्राइटेरिया नहीं है बस के इतने परसेंट ले आओ। तो क्राइटेरियन में क्राइटेरिया होता है, नॉर्म में आपको उस नॉर्म को फुलफिल करना होता है, उससे ऊपर आना होता है।